हमने टेस्ट 1 में एक प्रश्न दिया था। चूंकि इशू हमें आज जो डिस्कस करना है वो इशू है एंटी डिफेक्शन, दल बदल। और दल बदल को हमें ट्रेडिशनली डिस्कस नहीं करना है। दल बदल को डिस्कस करने का हमारा एक कंटेक्स्ट होगा, और वह जो कंटेक्स्ट है वह कंटेक्स्ट करेंट का कंटेक्स्ट है। और स्पेशली मैं पिछले 3-4 साल के घटनाक्रमों को इंडिकेट करूंगा, कुछ राज्यों के रिफ्लेक्शन दूंगा, और फिर मैं अपनी चर्चा आपके साथ शुरू करूंगा। देखिए, ताजा घटना जो है राजस्थान की है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी की आंतरिक राजनीति होती है, जो गुटबंदी है, उस गुटबंदी के कारण राजस्थान की सरकार भी खतरे में दिखाई पड़ रही, और कहीं ना कहीं यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राजस्थान का हश्र भी मध्य प्रदेश वाला हो, राजस्थान का हश्र भी कर्नाटक वाला हो। यह एक अहम प्रश्न है। यद्यपि अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो थोड़ी सी स्थिति यहां पर अलग है एमपी की तुलना में, क्योंकि एमपी में राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी के बीच फासला बहुत ज्यादा नहीं था। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, मतलब स्लाइट मार्जिन था, और उस स्लाइट मार्जिन के जरिए उस गैप को फुलफिल करना आसान था। राजस्थान में अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मार्जिन ज्यादा बड़ा है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो दूसरी चीज यह है कि अगर राजस्थान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो राजस्थान में अब तक जो रिफ्लेक्शन मिल रहा, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है उस रिफ्लेक्शन के हिसाब से राजस्थान में सचिन पायलट कमजोर पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनिशियल लीड अशोक गहलोत को मिलता दिखाई पड़ रहा, और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि जब तक बड़ा उलटफेर नहीं होता तब तक इस बात की संभावना ज्यादा लग रही है कि अशोक गहलोत सरकार को बचा ले जाए, यद्यपि वो आसान नहीं होने जा रहा। तो एक तरफ समस्या हमें दिखाई पड़ रही है एमपी की, कर्नाटक की। एमपी और कर्नाटक दोनों के घटनाक्रम एंटी डिफेक्शन लॉ को कहीं ना कहीं इररिलेवेंट बना देते हैं, क्योंकि एक नया तरीका इजाद किया गया कर्नाटक में भी, एमपी में भी, और उस नए तरीके को आजमाने की कोशिश राजस्थान में भी की गई है। यहां पर दो बातें को ध्यान रखेंगे, 2-3 बातें शुरुआती दौर में मैं कह दूं। ये पूरी जितनी चर्चा हमारी आपके साथ हो रही है, इस पूरी की पूरी चर्चा में कांग्रेस कहीं हमारे कंसर्न में नहीं है। पहली चीज, उसके प्रति कहीं हमारी सिंपैथी नहीं है।
और दूसरी चीज, आज भाजपा जो काम कर रही है, लगभग वो सारे काम, वो सारे कुकर्म कांग्रेस के द्वारा पहले किए जा चुके। और इसलिए मैं खुलकर के कहूं तो कांग्रेस हमारी सिंपैथी डिजर्व नहीं करती। लेकिन यहां पर प्रश्न हमारे लिए उससे कहीं बड़ा है, और उससे कहीं बड़ा हमारे सामने प्रश्न क्या है? वह प्रश्न हमारे सामने है कि कैसे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे इररिलेवेंट होने से रोका जा सके। जो संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति है, उस संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति को अप्रासंगिक बनाने की जो कोशिश हो रही है, कैसे उस कोशिश पर विराम लगाया जा सके। और अगर उसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो यह पूरी की पूरी चिंता जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग से जाकर के जुड़ती है। इसके कंसर्न उससे जाकर के जुड़ते हैं। और उस स्थिति में देखें, कांग्रेस का प्रश्न इररिलेवेंट हो जाता है। उस स्थिति में देखें, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, जिस दिशा में ये सारे प्रयास हो रहे, वे कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिशन फ्री इंडिया के नारे में तब्दील होता दिखाई पड़ता। और जब कांग्रेस मुक्त भारत जो है ऑपोजिशन फ्री इंडिया के नारे में तब्दील होता दिखाई पड़ता, तो निश्चित तौर पर वो हमारी कंसर्न होंगे, वो निश्चित तौर पर वो हमारी चिंता के विषय होंगे और होने चाहिए। और अगर नहीं है तो और आप चाहे जो हो जाएं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आप वेल विशर नहीं हो सकते। तीसरी बात जो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा वह यह कि चाहे कर्नाटका की क्राइसिस हो, चाहे वह क्राइसिस मध्य प्रदेश की हो, या ऑनगोइंग क्राइसिस आपको राजस्थान की दिख रही हो, इस क्राइसिस को बीजेपी ने क्रिएट नहीं किया है। यह क्राइसिस कहीं ना कहीं पहले से एग्जिस्ट कर रही है। बीजेपी ने उस क्राइसिस को कैपिटलाइज करने की कोशिश की। आपने देखा कि परसों जैसे संकट राजस्थान में गहराया, करीब करीब 200 ठिकानों पर इनकम टैक्स, आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे। 200 ठिकानों पर एक साथ। और जिन लोगों के यहां छापे पड़े वो अशोक गहलोत के क्लोज थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वे दूध के धुले हुए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आईटी, ईडी और सीबीआई के जरिए राजनीति को दिशा निर्धारित करने की जो कोशिश हो रही है, और जो कोशिश की जा रही है केंद्र में सत्तारूढ़ दल के द्वारा, यह एक खतरनाक ट्रेंड है। ऑपोजिशन के मतलब ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट के इंटरनल फ्यूड को कैपिटलाइज करवाने की जो कोशिश की जा रही है और इसके जरिए ऑपोजिशन को लगातार कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है, यह कोशिश खतरनाक है। और कहीं ना कहीं अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेकर के कंसर्न हैं तो हमें इस कोशिश के विरोध में खड़ा होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी चिंता का विषय एक और है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न डाला था
उसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के रिव्यू के साथ साथ इलेक्शन रिफॉर्म की बात की थी, और एंटी डिफेक्शन लॉ के रिव्यू के साथ साथ इलेक्शन रिफॉर्म की जो हमने बात की थी, आज मेरे ख्याल से समवन चौहान हैं, उनके 2-3 आंसर हमने देखे हैं, काफी अच्छे आंसर हैं। उन्होंने कोशिश की है डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पकड़ने की, उसको रेस्पॉन्ड करने की एप्लीकेशन के जरिए। यद्यपि ऑर्गेनाइजेशन की समस्या है, आंसर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, आंसर में प्रॉपर फ्लो नहीं है, लेकिन यह कोशिश दिखती है, यह विजन वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता। हमारी चिंता यह भी है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी कोalition पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ते, कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ते विधानसभा चुनाव, और उस विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए अलायंसेज के फेवर में रहते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक मार्जिन है, लेकिन एनडीए अलायंसेज के फेवर में रहने के बावजूद एनडीए वहां पर सरकार फॉर्म नहीं कर पाती। और एनडीए महाराष्ट्र में सरकार इसलिए फॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि जो छोटा सहयोगी दल है शिवसेना, जिसके विधायकों की संख्या बीजेपी के विधायकों की संख्या से काफी है, नियर अबाउट 55% के आसपास, 60% के आसपास, उसके द्वारा यह डिमांड किया जाता है कि चीफ मिनिस्टरशिप हमें मिलनी चाहिए या 2.5 साल की चीफ मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए। बिहाइंड द सीन क्या अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच थी, क्या बात हुई, मैं नहीं कह सकता। और लास्टली इस मसले पर जो मतभेद, राजनीतिक मतभेद उभर करके सामने आते, इसका परिणाम यह होता है कि एनडीए गठबंधन टूटता है और शिवसेना यूपीए गठबंधन के साथ हाथ मिलाती है, और यूपीए गठबंधन के एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों मिलकर के गठबंधन सरकार बनाती है, जिस गठबंधन सरकार का नेतृत्व शिवसेना करती हुई आती है। तो यहां पर हमारी चिंता का विषय है, यहां पर यह हमारी चिंता का इसलिए विषय है क्योंकि जिस एजेंडे पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिस एजेंडे पर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, जिस एजेंडे के खिलाफ सारी चीजों की एक तरफ हूं, लेकिन यह चीज तो रियलिटी है कि यूपीए को महाराष्ट्र में नकार दिया गया। लोगों ने एनडीए के इलेक्शन एजेंडे को चुना, प्रीफर किया, और चुनाव परिणाम के आने के बाद सत्ता की राजनीति के लिए जो जोड़ तोड़ होती है, उस जोड़ तोड़ में एक अनहोली अलायंस बनता है, और वह अनहोली अलायंस महाराष्ट्र को आज रूल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है, इसके पहले अगर आप देखें, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा 2014-2015 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा और पीडीपी, जो राइट विंग आइडियोलॉजी के दो छोर हैं, और दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा है जिस तरह का आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट आपको लेफ्ट और राइट के बीच दिखाई पड़ता। दोनों के मतदाताओं ने एक दूसरे को जो मैंडेट दिए वो एक दूसरे के अगेंस्ट दिए। भाजपा के वोटर कभी पीडीपी के लिए वोट नहीं करते और पीडीपी के वोटर कभी भाजपा के लिए वोट नहीं कर सकते। और वहां पर भी देखेंगे सत्ता की राजनीति के तहत ही पीडीपी और बीजेपी के बीच अलायंसेज होता है, जिस अलायंसेज को मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दी गई थी, जिस अलायंसेज को मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दी गई थी।
अभी महाराष्ट्र के अलायंसेज की बात की, महाराष्ट्र के अलायंसेज जो है वो कहीं ना कहीं अनहोली अलायंसेज हो जाता, और जम्मू कश्मीर में जो अलायंसेज हुआ वह अलायंसेज जो है वह अनहोली अलायंसेज ना होकर के वह मास्टर स्ट्रोक होता है। बिहार में महागठबंधन बना, और बिहार में जब महागठबंधन बनता तो आरजेडी, जेएयू और कांग्रेस महागठबंधन के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है उसके एजेंडे के अगेंस्ट लड़ते। लेकिन यह महागठबंधन की सरकार 2 साल भी नहीं चलती। पब्लिक ने, बिहार के लोगों ने एनडीए और बीजेपी को, जिसने ह्यूज मैंडेट से नकार दिया गया था, एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी और जेडीयू को एक साथ ले आता है, और महज 2 साल के भीतर पब्लिक मैंडेट के अगेंस्ट जाकर के बिहार में सरकार बनती है। और बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, और हम लोग प्रफुल्लित हैं, हम लोग इस बात को खुश हैं कि क्या मास्टर स्ट्रोक है। हमारे माथे पर चिंता की लकीरें नहीं दिखाई पड़ रही। यहां से मूव करें, अरुणाचल में जाकर के देखें, 42 कांग्रेस विधायक दल में 42 सदस्य थे। एक बार कूप की कोशिश असफल रहती, 7 महीने 8 महीने के बाद दोबारा कूप करने की कोशिश की जाती है, और 42 में से 41 सदस्य जो हैं रातों रात भाजपा ज्वाइन कर लेते और वहां पर भाजपा की सरकार बन जाती। तो मैं जो इंडिकेट करना चाह रहा इसके माध्यम से, मैं इंडिकेट यह करना चाह रहा कि ये जो पब्लिक मैंडेट को जो हाईजैक करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जा रही है, जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की जा रही है, चाहे वो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स ऑपोजिशन के द्वारा किया जाए, चाहे वो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है सेंटर में रूलिंग पार्टी के द्वारा किया जाए, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो मैकेनिज्म पब्लिक मैंडेट के अगेंस्ट जाकर बिहेव करने से पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप को चेक कर सके। और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कंटेक्स्ट में दल बदल कानून में भी परिवर्तन की जरूरत है। दल बदल कानून में परिवर्तन के जरिए डिफेक्शन को रीडिफाइन किया जाए। करेंटली अगर आप देखें, प्री पोल अलायंसेज के कंटेक्स्ट में दल बदल कानून लागू नहीं होता, लेकिन जिस तरह की समस्या इमर्ज कर रही है, जिस तरह से संसदीय राजनीति के मूल्यों का क्षरण हुआ है, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में डायवर्जन दिखाई पड़ रहे हैं, उस डायवर्जन के मद्देनजर आवश्यकता इस बात की है कि प्री पोल अलायंसेज को जो है एक पॉलिटिकल अलायंसेज के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, और प्री पोल अलायंसेज को भी दल बदल के दायरे में लाया जाए। दल बदल कानून प्री पोल अलायंसेज के कंटेक्स्ट में भी लागू हो। पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता इसके कंटेक्स्ट में, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता, महाराष्ट्र में एक सीन क्रिएट होते होते बच गया। मतलब अगर देखें तो दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम कई विलक्षण अनुभव देने जा रहे हैं। एक विलक्षण अनुभव हम देते देते रह गए। महाराष्ट्र में हम वो विलक्षण अनुभव देते देते रह गए। पता चला रातों रात जैसे ही एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच अलायंसेज होते, आप देखेंगे रातों रात क्या होता। तो रातों रात जो है राज्यपाल निर्णय लेते हैं और सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर सामने है, लोगों के आंखें खुली, न्यूज़पेपर के हेडलाइन पर नजर है
तो सूचना मिल रही है महाआघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच सहमति बन चुकी है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। और टीवी जब आदमी खोलता है तो न्यूज देखता है कि पता चला देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, अजित पवार जो हैं उप मुख्यमंत्री बने। अब यहां पर एक नई समस्या आती है एंटी डिफेक्शन के कंटेक्स्ट में। और जब ये प्रश्न आ चुका है एक बार, तो देर सवेर ये प्रश्न आगे भी आने हैं। और अगर देर सवेर ये प्रश्न आगे भी आने हैं तो इसके कंटेक्स्ट में मुझे लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ को रीडिफाइन करने की जरूरत है। इस कंटेक्स्ट में कि अगर चुनाव परिणाम सामने आ चुके हों, और नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ नहीं ली है, और ऐसी स्थिति में कोई पार्टी अगर टूटती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन उस पर लागू होंगे या नहीं होंगे? यह टेक्निकल प्रश्न है, क्योंकि टेक्निकली देखें एंटी डिफेक्शन लॉ उन्हीं लोगों पर लागू होंगे जो संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं। निर्वाचित होने मात्र से कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता। संसद या विधानमंडल का सदस्य वह व्यक्ति तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि वह उसकी शपथ ना ले। तो टेक्निकली जब तक शपथ नहीं ले लेता तब तक सदस्य नहीं है। और बिना सदस्य हुए अगर वह दल परिवर्तन कर रहा, जैसा कि एनसीपी में टूट की बातें आई थी, यद्यपि बाद में सारी चीजें मैनेज हो गई, तो उस स्थिति में अगर बिना सदस्य बने कोई दल बदल करता है तो टेक्निकली वह एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ को रीडिफाइन करने की जरूरत है। और एंटी डिफेक्शन लॉ को रीडिफाइन करते हुए यह प्रावधान किए जाने की जरूरत है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उसी समय से इफेक्टिव होंगे जब सदस्यों का निर्वाचन होता, उन पर भी लागू होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, भले उन्होंने सदन की सदस्यता ली हो या नहीं ली हो। यह महाराष्ट्र में पिकुलियर सिचुएशन इमर्ज करता हुआ आता। अब अगर यहां से मैं आगे बढ़ूं, यह सिचुएशन भी इसके पहले इमर्ज नहीं किया था। गोवा के केस में जाकर के देखें, मणिपुर के केस में जाकर के देखें क्या होता है, अरुणाचल के केस में जाकर के देखें। तो अरुणाचल, इन सब राज्यों में देखेंगे, या इसके पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के पहले आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें एक एक्सेप्शन है, मर्जर प्रोविजन। और यह मर्जर प्रोविजन क्या है? तो यह मर्जर प्रोविजन कहता है कि यदि एंटी डिफेक्शन लॉ के यदि किसी विधायक दल या किसी संसदीय दल के 2/3 सदस्य अपनी मूल पार्टी छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे विलय माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उन पर लागू नहीं होगा। अब यह जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन के कारण समस्या क्या आती? तो इस प्रोविजन के कारण समस्या यह आती है कि जो छोटे राज्य हैं, जो छोटे राजनीतिक दल हैं, तो छोटे राज्य और छोटे राजनीतिक दलों के कंटेक्स्ट में यह मर्जर वाला प्रोविजन जो है उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने आता। क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए 4 ही एमएलए हैं, जैसे इंडियन ट्राइबल पार्टी राजस्थान में 2 एमएलए, तो बड़ी आसानी से
उन दोनों एमएलए को अपने पक्ष में मिलाया जा सकता और कोई भी मिला सकता है। कहीं पर 10 एमएलए हैं तो बड़ी आसानी से वहां पर मिलाया जा सकता। आज अगर देखें राजस्थान में सचिन पायलट के साथ समस्या क्यों आ रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट अपने ही जाल में फंस चुके, तो इसलिए क्योंकि वहां पर जाकर के देखें तो नियर अबाउट मुझे लगता है 100 के आसपास कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों की संख्या, और अगर 100 के आसपास संख्या है तो अगर कांग्रेस को तोड़ना है तो कम से कम 2/3 सदस्यों को तोड़ना होगा, अदरवाइज सदस्यता ही खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर यही 10 सदस्यों को तोड़ना होता तो 10 सदस्यों को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता था, या 10 सदस्य वाले जो दल होते उनको अगर तोड़ना था तो उनके 6-7 सदस्यों को तोड़ना ज्यादा आसान था। तो छोटे राज्यों और छोटे राजनीतिक दलों के संदर्भ में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इनइफेक्टिव है, इररिलेवेंट है, और इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यह कहा जाता है कि यह इंडिविजुअल लेवल पर डिफेक्शन को तो चेक करता है, लेकिन यह लार्जर स्केल पर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसको चेक नहीं करता, यह उसको प्रमोट करता हुआ आता। इसी कारण ऐसा कहा जाता। अगर आप देखें तो जो कांग्रेस गोवा में सबसे बड़ी पार्टी थी 17 सदस्यों के साथ, उस कांग्रेस में आज देखेंगे 4 या 5 सदस्य बचे होंगे। कांग्रेस के अधिकांश विधायकों को बीजेपी में मिला लिया गया और अब वे बीजेपी विधायक दल के सदस्य हैं, उनमें से कई मंत्री पद धारण कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, धनबल का इस्तेमाल करते हुए और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से विरोधी दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है, विरोधी दलों के विधायकों को तोड़ रही है, जिस तरीके से उसके द्वारा विरोधी दलों की सरकारों को अपदस्थ करने की रणनीति अपनाई जाती है। अगर आप में या हम में से कोई केवल यह लेकर के चलता कि अरे ये मसला केवल कांग्रेस का है, कर्नाटका में भी वही हुआ, एमपी में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ, मतलब कांग्रेस नेतृत्व अकर्मण्य है, कांग्रेस नेतृत्व निकम्मा है, वह कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसमें आंशिक रूप से सच्चाई हो सकती है, और आंशिक रूप से जहां तक सच्चाई है वह कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व और उनके समर्थकों की चिंता का विषय। लेकिन उस आंशिक सच्चाई से एक बड़ी सच्चाई यह है कि यह कहीं ना कहीं जो है मनी पावर, मस्कल पावर और सेंट्रल एजेंसियों के मिसयूज को इंडिकेट करती है, और इसके जरिए लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं और संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति इसके कारण लगातार कमजोर पड़ रही है। इसलिए यह मसला केवल कांग्रेस का मसला नहीं है, कम से कम मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में मुझसे पूछना चाहें तो इसके कंटेक्स्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके कंटेक्स्ट में आवश्यकता इस बात की है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को आप फिर डिफेक्शन को रीडिफाइन करें। एक रीडिफाइन करने की बात मैंने की कि प्रीपोल रीडिफाइन करते हुए प्रीपोल अलायंस को उसका हिस्सा बनाया जाए, उसको डिफेक्शन के दायरे में लाया जाए। दूसरे रीडेफिनेशन की बात करते हुए मैंने आपसे कहा कि डिफेक्शन को रीडिफाइन करते हुए आवश्यकता इस बात की है कि अगर कोई सदस्य निर्वाचित हो चुका है लेकिन सदन की सदस्यता उसने ग्रहण नहीं की है, तो कई बार तकनीकी आधार पर जो छूट की संभावना है, इन संभावनाओं को निरस्त किया जाए, उनको भी डिफेक्शन के दायरे में, डिफेक्शन लॉ के दायरे में लाया जाए। और तीसरी बात कह रहा कि ये जो मर्जर प्रोविजन है, इस मर्जर प्रोविजन को समाप्त किया जाना चाहिए। इस मर्जर प्रोविजन को इसलिए समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि विलय के प्रावधान जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बहुलतावाद के अगेंस्ट हैं।
डेमोक्रेटिक जो प्लुरलिज्म है, लोकतांत्रिक बहुलतावाद की जो संकल्पना है, ये उसको कमजोर कर रहे हैं। छोटे राज्यों में ये राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे रहे हैं, और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं। उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल इसके कारण मुश्किल हो रहा है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मर्जर वाले प्रोविजन को ही समाप्त किया जाए और नए प्रोविजन के तहत यह प्रावधान किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति जिस चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित होता उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल को जाता है या जाने की परिस्थितियां बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके सदन की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके सदन की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, और केवल सदन की सदस्यता समाप्त नहीं हो। एक कदम आगे बढ़ करके कहना चाहूंगा कि उसके दल बदल के कारण जो स्थान रिक्त हुआ है, लोकसभा या विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए जो उपचुनाव होंगे, उस उपचुनाव में उनके भाग लेने पर रोक लगाई जाए। इस परिवर्तन की आवश्यकता है। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में मैं आगे बढ़ूं, यह जो नया ट्रेंड आपको दिखाई पड़ रहा, जो नया ट्रेंड आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ा, कर्नाटका में दिखाई पड़ा, उसको रिपीट करने की कोशिश राजस्थान में चल रही है। कोशिश सफल होगी या नहीं कह सकता, क्योंकि राजस्थान के सिनारियो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी जटिल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो राजस्थान के कंटेक्स्ट में देखें तो भाजपा का नेतृत्व वहां पर वसुंधरा सिंधिया कर रही है, जो किसी भी स्थिति में सेंट्रल लीडरशिप के समक्ष कमजोर पड़ने के लिए तैयार नहीं है। और राजस्थान की पार्टी पर, विधायकों पर उनकी पकड़ भी है। सेंट्रल लीडरशिप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकती। तो सचिन पायलट के लिए उनको मना पाना और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता क्रिएट कर पाना, यह मुश्किल होगा। और सचिन पायलट के लिए मुश्किल यह है कि सचिन पायलट जो है नंबर गेम में कमजोर पड़ रहे हैं। सचिन पायलट के साथ मुश्किल यह है कि सचिन पायलट के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उदाहरण मौजूद है, जिन्होंने पार्टी से बगावत भी की, पार्टी को तोड़ा भी, विरोधी खेमे में भी गए, विचारधारा को तिलांजलि भी दी, अपनी क्रेडिबिलिटी भी खोई, और उनके हाथ क्या आया? उनके हाथ आया महज एक राज्यसभा सीट। शायद ये राज्यसभा सीट कांग्रेस के साथ रहने में भी उन्हें मिल सकता था। राज्यसभा सीट मिलने में दिक्कत नहीं आती। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, ये जो नया ट्रेंड इमर्ज कर रहा है कि जहां पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच थीन गैप है और थीन मार्जिन से रूलिंग पार्टी जो है शासन कर रही है, वहां पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के छोटे छोटे दलों को तोड़कर उनके विधायकों से इस्तीफा दिलाकर जो मेजॉरिटी को मैनेज किया जा रहा है, जो बहुमत प्रबंधन किया जा रहा, माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहते, और बाद में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो फिर उनको उपचुनाव लड़वा करके और तब जो है वास्तविक अर्थों में मेजॉरिटी को हासिल किया जाए, ये जो पूरी की पूरी रणनीति चल रही है और इसके जरिए एंटी डिफेक्शन को इररिलेवेंट बनाया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है और एंटी डिफेक्शन लॉ में जरूरत है। यह प्रावधान किया जाना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कि यदि आप विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देते, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते और इस्तीफा देकर के दोबारा रिक्त हुए स्थान पर चुनाव
लड़ने की कोशिश करते तो आपको उस विधानसभा या लोकसभा के शेष कार्यकाल के दौरान उसके सदस्य बनने की अनुमति नहीं होगी। बाय इलेक्शन में आपको भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह प्रोविजन किया जाए, और अगर यह प्रोविजन किया जाता है तो जो इमीडिएट बेनिफिट इसके कारण मिलते हैं उस इमीडिएट बेनिफिट से उनको वंचित किया जा सकता है। आगे जो 2 साल 3 साल का मार्जिन है, क्योंकि चुनाव में भाग न लेने का एक और मतलब होगा। एक मतलब यह होगा कि स्थानीय स्तर पर एक उपचुनाव में एक नई लीडरशिप इमर्ज करेगी, और उस नई लीडरशिप जो इमर्ज करेगी, अगर उसने अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लिया तो उस स्थिति में पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वह पूरा का पूरा दांव पर लग जाएगा। तो इसके कंटेक्स्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ में भी चेंज की जरूरत है, और इसके कंटेक्स्ट में जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, उसमें भी संशोधन की जरूरत है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के जरिए चुनाव सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो लोग भी कार्यकाल के दौरान सदन की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, उपचुनावों के दौरान उनके पुनर्निर्वाचन पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रवृत्ति को इमीडिएटली चेक करने की आवश्यकता है। अदरवाइज कुछ नए ट्रेंड पिछले 6 वर्षों के दौरान सेट हो रहे। अदरवाइज आने वाले समय में जो भी पार्टी पावर में होगी, उस पार्टी की पूरी ऊर्जा जो है ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट जो है, तो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट को कहीं ना कहीं जो है अनस्टेबल करने में खर्च होगी, और उसकी एक कीमत होगी। उसकी कीमत ग्रोथ और डेवलपमेंट के रूप में होगी, और उस कीमत को आम जनता को चुकाना होगा। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आगे बात करें तो ये जो पूरे के पूरे ये सिचुएशन क्रिएट होते हैं, इसके कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो 1-2 बात मैं और करना चाहूंगा। करेंटली देखें, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके मद्देनजर, एंटी डिफेक्शन के मद्देनजर सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रश्न इमर्ज करते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन के उस प्रश्न को रिस्पॉन्ड कौन करता है? डिस्क्वालिफिकेशन के उस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करते हैं करेंटली स्पीकर। यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर दल बदल से इतर मामलों में सदस्यों की निर्भरता का प्रश्न उठता है, तो उस मामले में चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता। और अगर दल बदल से संबंधित मामलों में सदस्यों की निर्भरता का प्रश्न उठता, तो इसके मामले में ऑथोरिटी स्पीकर को दी गई है, और स्पीकर की जो अधिकारिता होगी वह स्पीकर की अधिकारिता अंतिम होगी। अब यहां पर 2-3 लोचा है। पहला लोचा क्या है कि भारत में स्पीकर का पद जो है वह एपॉलिटिकल नहीं है और राजनीतिक नहीं है। यह पहली समस्या है। और अगर अराजनीतिक पद है नहीं है, पेरेंटल पार्टी के साथ स्पीकर के संबंध जो हैं बने रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर को पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना पड़ता। पेरेंटल पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रेशर होता, पेरेंटल पार्टी के साथ एक अटैचमेंट होता है, पेरेंटल पार्टी के साथ एक एफिलिएशन होता है, और वह एफिलिएशन स्पीकर के निर्णय को प्रभावित करता हुआ आता।
और इसलिए अगर आप देखें, आज अगर राजस्थान में कोई मसला डिस्क्वालिफिकेशन का उमड़ता तो स्पीकर का निर्णय क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्पीकर जिस पॉलिटिकल पार्टी से है उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का इंटरेस्ट जो है वह उस मसले को डिले करने में है तो स्पीकर उस मसले को डिले करेंगे, उस पर निर्णय लेने से परहेज करेंगे। लेकिन अगर इमीडिएट निर्णय से फायदा है तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे स्पीकर जो है इमीडिएट निर्णय लेंगे। आप अगर देखें, एक मसला उभर करके आया था, थोड़ा सा इसको मैं कंक्लूड करता हूं फिर बात करता। तो अगर स्पीकर, अच्छा दूसरी समस्या स्पीकर के कंटेक्स्ट में देखें कि स्पीकर इससे संबंधित मामलों में कितने दिन के भीतर निर्णय लेगा, यह अस्पष्ट नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। और एक तीसरी समस्या जो उभर करके आई, जो कर्नाटका के स्पीकर एस रमेश कुमार के कंटेक्स्ट में उभर करके आती है कि स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जो निर्णय लेगा किस हद तक जाकर लेगा, यह भी स्पष्ट नहीं। तो पहला जो है वो दो चीजें सजेस्ट करूंगा और अल्टरनेटिव मॉडल पर बात करूंगा। एक तो इलेक्शन रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्पीकर के पोस्ट को एपॉलिटिकल बनाया जाए, और स्पीकर के पोस्ट को एपॉलिटिकल बनाने में अगर आप देखें तो ब्रिटिश एक्सपीरियंसेज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते। अर्थात यह प्रोविजन किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को अगर स्पीकर अपॉइंट किया जाता है तो वह इमीडिएट अपने पेरेंटल पॉलिटिकल पार्टी से अपने संबंधों को डिटैच करेगा, अपने पेरेंटल पॉलिटिकल पार्टी से अपने संबंध को तोड़ लेगा, नंबर 1। नंबर 2, once the speaker always the speaker। एक बार कोई स्पीकर चुन लिया गया तो वो आगे भी स्पीकर ही माना जाएगा, उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। मतलब उसके अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट फील्ड नहीं करेगी चुनावों में। यह किया गया है स्पीकर के पद को और राजनीतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए और स्पीकर की मर्यादा को बचाए रखने के लिए। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता वह क्या इमर्ज करता है, तो वह यही इमर्ज करता है कि स्पीकर कितने दिनों में निर्णय लेगा, उसकी समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। एक निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पीकर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन की स्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय को अनिवार्य बनाया जाए। तो अगर समय सीमा का निर्धारण किया जाता, एक निश्चित अवधि में अगर स्पीकर को निर्णय देने के लिए बाध्य किया जाता, और तीसरा स्पीकर की अधिकारिता को भी परिभाषित किया जाए। क्योंकि जैसे अगर आप जाकर के देखें कर्नाटका के केस में इमर्ज करती हैं चीजें, सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया। जनता दल एस और कांग्रेस के 17 विधायकों ने अपनी विधायकी से सामूहिक इस्तीफा दिया, और उधर इनकी जो पेरेंटल पॉलिटिकल पार्टी है, उस पेरेंटल पॉलिटिकल पार्टी ने
एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन के तहत स्पीकर से इनकी सदस्यता को रद्द करने की अपील की। अब यह स्पीकर पर निर्भर करता है, इनके कंसाइन पर निर्भर करता है, उनके डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वे उनके रिजाइनेशन लेटर को पहले एक्सेप्ट करें या वे डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में निर्णय दें। स्पीकर ने कर्नाटका के उनके रिजाइनेशन लेटर को एक्सेप्ट करने की बजाय डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन को पहले सुनना शुरू किया और उन्होंने दो निर्णय दिए। एक तो उनकी सदन की सदस्यता रद्द कर दी दल बदल के आधार पर, और दूसरा काम कि सदन की शेष अवधि तक उन्हें उनकी सदन की सदस्यता पर भी रोक लगा दी, अर्थात वे उपचुनावों में भाग लेकर दोबारा चुने जाकर शेष कार्यकाल के लिए सदन के सदस्य नहीं बन सकते। और इसने एक नए प्रश्न को जन्म दिया। प्रश्न यह जन्म दिया गया कि उसको रिजाइनेशन माना जाए या डिस्क्वालिफिकेशन माना जाए, और वहां फिर स्पीकर ने अपने डिस्क्रिप्शन का विस्तार कर लिया। तो यह ऑथोरिटी भी स्पीकर को दी जानी चाहिए कि क्या स्पीकर की ऑथोरिटी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत केवल उनके सदस्यता की समाप्ति तक रहेगी या वो एडिशनल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की भी जरूरत है, और वह अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए? वह अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यह होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में भी निर्णय लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को ही दिया जाए। स्पीकर से यह अथॉरिटी लेकर के इलेक्शन कमीशन को सौंप दी जाए। उस स्थिति में कम से कम स्पीकर के पोस्ट के पॉलिटिसाइजेशन की प्रक्रिया रुकेगी। स्पीकर पद की जो गरिमा है, मर्यादा है, वह उसके कारण प्रतिकूलता प्रभावित होने से बचेगी। और तीसरी चीज कि वैसी स्थिति में जस्टिस को भी इंश्योर किया जा सकता। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो ये डिफरेंट डायमेंशन है, जिस डिफरेंट डायमेंशन में इस टॉपिक को मतलब डिफेक्शन लॉ को देखा जाना चाहिए। और फिर मैं अपनी बात दोहराना चाहूंगा आपके सामने। आंसर में वह नहीं लिखे जो आप जानते हैं, आंसर में आपको वह लिखना है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो थे एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े हुए विविध पहलू। एक छोटा सा डायमेंशन है जिसको मैं पिक करना चाहूंगा, वह है किसी भी पार्टी के अंदर गुटबाजी जो होती है, वो गुटबाजी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? कुछ तो धारणा आप लोगों की भी होगी। क्या मानते हैं? फैक्शनलिज्म जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में दिखाई पड़ता, इसको पॉजिटिव मानते हैं या निगेटिव मानते हैं? बतलाइए। हमेशा ध्यान रखें, फैक्शनलिज्म गलत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आप गौर करें तो एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन होता, जिस लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप के लोग जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सबके इंटरेस्ट अपने अलग अलग होते हैं।
वे डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और चेक एंड बैलेंसेज उनके बीच चलता रहता है पावर इक्वेशन में। लेकिन अल्टीमेटली अगर यह गुटबाजी एक दायरे में सीमित रहे तो राजनीतिक दल को मजबूती मिलती है, लेकिन जब यह गुटबाजी एक दायरे को लांघ जाती है तो यह गुटबाजी खतरनाक हो जाती, तब फिर पॉलिटिकल पार्टी के सामने सर्वाइवल का प्रश्न उभर कर सामने आता। समस्या जो उभर करके सामने आती आज के दौर में, स्पेशली अगर कांग्रेस के कंटेक्स्ट में बात करूं, कांग्रेस की समस्या क्या है और आपको लगता होगा यह कांग्रेस की समस्या है, मैं कहता हूं यह ऑपोजिशन की समस्या है। अभी तत्काल चूंकि कांग्रेस ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है, इसलिए कांग्रेस के कंटेक्स्ट में आपको यह समस्या बड़ी लगती। समस्या यह है कि एक हाईकमान कल्चर जो कांग्रेस में चल रहा था, जो हर पॉलिटिकल पार्टी में है, यह बात भी मैं दोहराऊंगा, जो हाईकमान कल्चर कांग्रेस में चल रहा था वह हाईकमान कल्चर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वह पहले की तुलना में कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। पार्टी पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है, एक रीजन। और पार्टी पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण उसका सत्ता से बाहर होना, सत्ता पर उसकी पकड़ का कमजोर पड़ना भी है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इस सिचुएशन से गुजरना होता। तो बहुत लोग जो है घबरा जाते सिचुएशन देख करके। और मैं कहता हूं कि जून 2013 के पहले की भाजपा को देख लें, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा जून 2013 के पहले कि दूर दूर तक भाजपा पावर में आ भी सकती, दूर दूर तक। सब प्रधानमंत्री पद के ही दावेदार थे, सिर्फ फुटबॉल अपने चरम पर था। दूसरी चीज अगर आप देखें, दूसरी समस्या जो उभर करके आई है, हर पॉलिटिकल पार्टी में उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ने वाला जो तत्व है, एडहेसिव का जो काम करता है, आइडियोलॉजी, हर पॉलिटिकल पार्टी में कमजोर पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस के साथ होते तब तक सेकुलर होते कांग्रेस की नजर में, ऑपोजिशन की नजर में। और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो कम्युनल हो जाते हैं, और तब पूरे के पूरे सिंधिया घराने के इतिहास को ढूंढा जाता 1857 तक जाकर के। ठीक उसी प्रकार बीजेपी की नजरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो होते हैं वो एंटी नेशनल होते हैं जब तक कांग्रेस के साथ होती, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो ये विचारधारा का तत्व जो है वह लगातार कमजोर पड़ा है, और विचारधारा के तत्व के कमजोर पड़ने का कारण है ये जो भौतिक उपभोक्तावादी संस्कृति का जोर चल रहा, मैटेरियलिज्म का जो दबाव है, जिस मैटेरियलिज्म के दबाव में विचारधारा, मूल्य, नैतिकता, सिद्धांत, आदर्श सबको दरकिनार करते हुए हम अपने इमीडिएट इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते, और इमीडिएट इंटरेस्ट को प्राथमिकता देने का परिणाम यह होता है कि इतना धैर्य नहीं रह जाता, इतना धैर्य हमारे पास नहीं रह जाता है कि हम विचारधारा के पहलू पर भी एक बार सोच सके। जहां पर तत्काल हमारा लाभ सधता हुआ दिखता हम उस दिशा में चल देते, जहां पर घाटा होता दिखाई पड़ता पल्ला झाड़ करके वहां से निकल जाते। और इसलिए जो भी पार्टी सत्ता से बाहर है, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना, और जिस तरह नई राजनीति के मानदंड स्थापित किए जा रहे अमित शाह जी और इनके नेतृत्व में, उसमें आने वाले समय में यह प्रक्रिया और भी तेज होगी। आज ऑपोजिशन निशाने पर है, तो आज का रूलिंग पार्टी कल जब ऑपोजिशन में जाएगा तो उस दिन वो निशाने पर आएगा, जिसके लिए हम जैसे लोग आज बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, कल के डेट में जब कांग्रेस पावर में होगी तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे।
जिस तरह आज बीजेपी की आलोचना के कारण वामपंथी कांग्रेसी कहा जाता, उस दिन कांग्रेस की आलोचना के कारण संघी और वामपंथी कहा जाएगा। और वामपंथी के आने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं है। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो एक इस पहलू को समझें, दूसरा इस पहलू को समझें। आप किस रूप में लेते मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं, हाईकमान कल्चर का कमजोर पड़ना यह इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तात्कालिक संदर्भों में इसके घाटे हैं, घाटे नहीं है यह बात नहीं, लेकिन यह पॉजिटिव साइन है। आज अगर कांग्रेस की लीडरशिप ना चाहते हुए भी सचिन पायलट के लिए स्पेस नहीं क्रिएट कर पा रही, लाख कोशिश के बावजूद, तो उसका कारण यह है कि विधायकों पर अशोक गहलोत की पकड़ है। अधिकांश विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में, अगर सचिन पायलट के पक्ष में होते तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को 2 मिनट का समय नहीं लगता अशोक गहलोत को साइड करने में। तो एक और आप डेमोक्रेसी की बात करते, दूसरी ओर आप जो है नंबर को ओवरलुक करते हुए ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात करते। ये दो मुंहापन नहीं चलना चाहिए। नंबर जिसके फेवर में है उसको प्रिवेल करना चाहिए। नंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगेंस्ट था, नंबर सचिन पायलट के अगेंस्ट था। यह हार्श रियलिटी है। तो ये मोटा मोटी जो चीजें थी वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, डिफेक्शन से जुड़े हुए। लगभग मेरी कोशिश हुई कि सारे पहलुओं को आपके सामने रख दूं। इस पर कोई भी प्रश्न हो, जस्ट ए मिनट।